मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा आपको कि ब्रांडिंग की बात करने वाला हूँ। ब्रांड जो वर्ड अपने आप में एक नाम है, जो अपने आप में एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड कुछ भी हो सकता है जो आपको एक अलग पहचान दिलवाए। ब्रांड कलर भी हो सकता है, ब्रांड लोगो भी हो सकता है, ब्रांड नाम भी हो सकता है, ब्रांड आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ब्रांड तो दुनिया में ऐसे हो गए जिन्होंने प्रोडक्ट को ही मतलब एक नया आयाम दे दिया, एक नई शेप दे दी। एप्पल ने स्मार्टफोन वर्ड ऐसा यूज किया कि स्मार्टफोन अपने आप में एक प्रोडक्ट कैटेगरी बन गया। जब मैं कॉपी फोटोकॉपी की बात करता हूँ, जेरोक्स एक ऐसा नाम आ गया जिसने फोटोकॉपी के प्रोसेस को ही एक अलग आयाम दे दिया। तो कुछ ब्रांड अपने आप को दुनिया में बहुत ऊपर लेके जा चुके हैं, पर पॉइंट ये है कि ये ब्रांड बनते कैसे हैं। आज अगर मैं ब्रांड की बात करता हूँ, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी ब्रांड हो, चाहे सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, चाहे कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो वी मार्ट हो, फ्यूचर बाजार हो, स्मार्ट बाजार हो, रिलायंस हो, कोई भी हो, ये ब्रांड एक्चुअल में बनते कैसे हैं? ब्रांड मतलब वो जो आप याद रखें। एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं, तो ब्रांड का मतलब वो होता है जिसको आप जब जरूरत पड़े दिमाग में आ जाए। भूख लगी है, क्या खाना है, चलो चिप्स खाते हैं, तो एक ही नाम दिमाग में आता है, लेस। लेस के चिप्स खाएंगे। उसमें भी अब टेस्ट और वो फ्लेवर और कलर भी याद आ जाता है कि नहीं, ग्रीन कलर वाला चिप्स लेंगे, वो ऑनियन वाला चिप्स आता है ना लेस का, वो वाला लेंगे, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये जो चीज है, ये आपके दिमाग में एज अ कंज्यूमर आई कैसे? किसने भेजी? किसने रजिस्टर करवाया? ये एक्चुअली आज मैं बात करने वाला हूं कि ब्रांडिंग एक्चुअली करते कैसे। ब्रांड की जरूरत क्यों होती है? आप अपने आप को दुनिया में अलग पहचान दे सको। ब्रांड की जरूरत क्यों होती है? आप कस्टमर से ज्यादा मार्जिन ले सको। सड़क पे भी तो एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है। मेरे को याद है, मैं तब साउथ इंडिया में बहुत मार्केटिंग सेल्स किया करता था, और गर्मी का टाइम था। मैं बस में ट्रैवल करता था, चेन्नई से नागरकोइल या कोयम्बतूर, इन सारे एरियाज में जाता था, और बहुत गर्मी रहती थी। नागरकोइल तो बेसिकली इक्वेटर के ऊपर है, तो गर्मी के समय वहां का टेम्परेचर 50 के आसपास चला जाता है। और दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे मैं वहां नागरकोइल में उतरता था। तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर है। नागरकोइल में उतरता था, और कहा जाता था नागरकोइल तमिलनाडु का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। तो नागरकोइल में जब 12 साढ़े 12 उतरो तो वहां कोई नहीं मिलता था, सारी दुकानें बंद, इतनी गर्मी, सूरज की इतनी गर्मी, 50 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर। मतलब जूता पहन के भी अगर मैं जमीन पे पैर रखूं ना, तो पाँव के नीचे गर्मी फील होती थी, आग फील होती थी, वैसी गर्मी होती थी। और वहां पे सड़क पे वो औरतें, एक्चुअली उस एरिया में बहुत ज्यादा औरतें काम किया करती हैं, औरतें वो पाउच में कोल्ड ड्रिंक लेके बेचती थी। पाउच में, प्लास्टिक का पाउच होता था, उसमें कोल्ड ड्रिंक बिकता था। 3 रुपए का, 2 रुपए का, बहुत सारा बिकता था कोल्ड ड्रिंक। बाल्टी में बर्फ डाल के उसमें कोल्ड ड्रिंक के पाउच डाल के वो बेचती थी। पर उसमें किसी का नाम नहीं था। हम 2 रुपए में, 3 रुपए में खरीद लेते थे। और वहीं दुकानदार भी वही पाउच बेचते थे। वहां पे गोल्ड स्पॉट का पाउच बिकता था, पार्ले का गोल्ड स्पॉट हुआ करता था। अभी तो नहीं होता, मैं 95 96 की बात कर रहा हूँ। गोल्ड स्पॉट होता था पार्ले का, ऑरेंज कलर का ऑरेंज ड्रिंक होता था, जो आज फैंटा में आता है, वही गोल्ड स्पॉट के नाम से चलता था, पार्ले का, जिसको बाद में थम्स अप या कोका कोला ने एक्वायर कर लिया। तो पार्ले का गोल्ड स्पॉट बिकता था। उस समय जब बाजार में दूसरे कोल्ड ड्रिंक का दाम 2 रुपए हुआ करता था, उस पार्ले के गोल्ड स्पॉट का दाम 5 रुपए होता था। 3 रुपए ज्यादा, सीधा 3 रुपए ज्यादा, फ्लैट। टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं, ठंडे में भी कोई डिफरेंस नहीं, क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं। लोकल 2 रुपए का, और गोल्ड स्पॉट 5 रुपए का। आप लोगों में से भी कई सारे लोगों ने पिया होगा, आजकल बहुत सारे वो सोडा सेंटर बने हुए हैं बाजार में। हर तरह का सोडा मिलता है, 10 रुपए का सोडा मिलता है, क्वांटिटी में ज्यादा होता है, 10 रुपए में ले लेते हैं हम। पर टेस्ट में भी ऑलमोस्ट, मैं कहता हूँ टेस्ट तो मेरे ख्याल से कई बार ब्रांडेड से ज्यादा बेटर लगता है। पर ब्रांड के लिए उसी क्वांटिटी को हम 15 रुपए देने पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है। तो ब्रांड ने क्या किया, 2 रुपए की चीज को आपसे 5 रुपए लिया, 10 रुपए की चीज को आपसे 15 रुपए लिया। ब्रांड को 5 रुपए फायदा हुआ या 3 रुपए फायदा हो गया। अब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करके देखो तो, अगर मैं 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो मोरलेस 33% ज्यादा प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूँ। 33%, 33% प्रॉफिट ज्यादा, मार्जिन ज्यादा है।
तो ये ब्रांड से फायदा क्या होता है, एक तरफ ब्रांड से फायदा होता है कि आपका नाम हो जाता है, आप अलग पहचान बना लेते हो, और दूसरी तरफ आपका फायदा ये होता है कि आप मार्जिन अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि विश्वास हो जाता है लोगों पे। आप लोगों के दिमाग में बस जाते हो और लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये ब्रांड जो है ये सही चीज ही हमको देगा, और वो सही चीज के लिए पैसा ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। पर कस्टमर्स, ये जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, भले ही सदियों से ब्रांडिंग का काम चलता आ रहा है दुनिया में, भले ही बहुत सालों से ब्रांडिंग का काम चलता आ रहा है, पर आज भी जब आप कस्टमर से मिलते हो, बात करते हो ना, वो कहीं ना कहीं हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग जो है वो सीधा सीधा सेल्स पे अफेक्ट नहीं करती इस तरीके से कि आपने आज ब्रांडिंग की, आज ही आपकी सेल दुगनी हो गई, आज ही आपकी सेल चौगनी हो गई। नहीं नहीं, वो सेल्स अलग है। ब्रांडिंग में और सेलिंग में फर्क क्या है? ब्रांडिंग को हम फार्मिंग कहते हैं और सेलिंग को हम हंटिंग कहते हैं। हंटिंग का मतलब आज भूख लगी है, आज ही मारा, आज ही खाया, खत्म, सेलिंग है। ब्रांडिंग का मतलब फार्मिंग है, आज जमीन में दाने बोए, बीज बोया, फिर उस पे पानी दिया, उर्वरक दिया, बहुत सारा सेवा किया, और फिर जाके फसल उगती है। और जब वो फसल उगती है ना, वो फसल आपको महीनों तक खाने को मिलती है। फार्मिंग में क्या हुआ, आज मारा, आज खाया, कल फिर भूख लग जाएगी। पर फार्मिंग में क्या होता है कि आपकी आज की फसल जो है ना, वो हो सकता है 6 महीने 8 महीने तक आपको खाने का मौका दे। तो ब्रांडिंग का फायदा क्या है? ब्रांडिंग का फायदा आपको लॉन्ग टर्म मिलता है, बहुत समय तक मिलता है। सेलिंग होगी, जरूर होगी, क्योंकि अंत में तो खाना ही है। फार्मिंग करके भी खाना है और हंटिंग करके भी खाना है। पर हंटिंग करके खाया हुआ चीज कल दोबारा फिर खत्म हो जाएगा, फिर भूख लग जाएगी। पर फार्मिंग करके खाया हुआ चीज आपको 6 महीने 7 महीने तक खाने का मौका देगा। तो ब्रांडिंग का फायदा आपको बहुत लंबे समय तक मिलता है। आज शायद उतना फायदा ना मिले, बीज जब जमीन पे डाल रहे हो ना, तो शायद उतना फायदा ना मिले, क्योंकि बीज डालते ही रातों रात तो उग नहीं जाएगी फसल, फसल उगने में समय लगेगा। तो जब बीज डाल रहे हो उस समय आपको शायद खाने को उस तरीके से ना मिले जैसे हंटिंग के दौरान होता है। पर जब मिलेगा ना, तो ऐसा मिलेगा कि वो लॉन्ग टर्म आपके काम आएगा, बहुत लंबे समय तक आप उसको खा सकोगे। तो यही सारी चीजों को अगर मैं आज एक प्रोसेस में डालूं, जो आप बेसिकली एज अ ब्रांड कंसल्टेंट जब किसी क्लाइंट के पास जाओगे ब्रांडिंग के लिए, तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे? मेरी स्लाइड दिख रही है, क्लियर है? एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा प्लीज। थैंक यू अभिजीत सर। सो क्लाइंट से आप क्या बात करोगे, कैसे बात करोगे? स्टार्ट करता हूं। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन में 6 चीजों में कवर करूंगा। प्लानिंग कैसे करनी है, कंटेंट के ऊपर कैसे बात करनी है क्लाइंट से, रिव्यू कैसे लेना है, शेड्यूलिंग यानी टाइम टेबल क्या होगा क्लाइंट के लिए, फॉर्मेट कैसे होगा, डिजाइन कैसे बनाएंगे, और फाइनली आप उनसे रिव्यू कैसे करेंगे और पेमेंट कैसे लेंगे। ब्रांडिंग की शुरुआत जब आप करने जाते हो, किसी क्लाइंट से मिलते हो, जब क्लाइंट के पास जाते हो, बात करने जाते हो ब्रांडिंग के लिए, किसी भी तरीके की ब्रांडिंग हो सकती है। ब्रांडिंग कैसे होती है? बहुत सारे मीडियम्स हैं आज की डेट में। ब्रॉडली 3 मीडिया होते हैं। मीडिया यानी अगर मैं देखूं, प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया पहला मीडिया है। आप ओवरहेड मीडिया होता है, ओवरहेड मतलब यानी बिल बोर्ड हो गए, होर्डिंग हो गई, ओवरहेड मीडिया हो सकता है। और फिर उसके बाद ऑडियो विजुअल होता है। ऑडियो विजुअल यानी टीवी हो गया या रेडियो में ऑडियो आ गया। और ओटीटी होता है, आज की डेट में ओटीटी होता है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी एक मीडिया आता है। बेसिकली मीडियम बहुत सारे होते हैं। अब एक एक मीडिया में बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। प्रिंट मीडिया, मीडियम क्या क्या है? प्रिंट मीडिया के अंदर आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा, मैगजीन मिल जाएगा, लीफलेट्स मिल जाएंगे, पोस्टर्स मिल जाएंगे, जिसमें भी आप प्रिंटिंग करवाते हो। जब मैं ओवरहेड की बात करता हूँ, ओवरहेड एंड आउटडोर कहा जाता है, OOH शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ओवरहेड एंड आउटडोर मीडिया। अब आउटडोर एंड ओवरहेड मीडिया में क्या क्या होता है? आप होर्डिंग्स ले लें, आप जो बिल बोर्ड्स होते हैं वो ले लें, आप ट्राम में, बस में पीछे में जो एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं वो भी हो जाते हैं कई बार। मेट्रो रेल में भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, स्टेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ये सारे ओवरहेड हैं, OOH, आउटडोर एंड ओवरहेड। इसके बाद इसमें ओवर आउटडोर एंड ओवरहेड के बाद बात करते हैं ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल क्या होता है? रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, अलग अलग एप्लीकेशंस आज की डेट में आ गए हैं, स्पॉटिफाई है, इवन आपका एआई है। जैसे आज की डेट में आप एलेक्सा की बात करें, सीरी की बात करें, इसमें भी कई ऐड आते हैं, इसमें भी कई सारे ऐड आते हैं। अच्छा, पीपीटी चेंज नहीं हो रहा, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं। एक बार मैं फिर से स्टॉप करके इसको फिर दोबारा कहता हूँ। बहुत सारे मीडियम्स हैं। मीडिया और मीडियम में फर्क क्या होता है? मीडिया ब्रॉडली है, कैटेगरी है,
और मीडियम क्या होता है? बेसिकली मीडियम, उसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं जिससे आप अपने कम्युनिकेशन को, जो कहना चाहते हो, उसको आप ट्रांसफर करते हो, कम्युनिकेशन को कस्टमर्स तक, अपने कंज्यूमर्स तक। अब जैसी आप बात करने जाते हो, ये हो गया आपकी जानकारी के लिए, ये कस्टमर की जानकारी के लिए नहीं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। अब आप जब जाते हो कस्टमर के पास, क्लाइंट के पास, ये ऑब्जेक्टिव लेके कि क्लाइंट से आप ब्रांडिंग करवाओगे, तो आपको सबसे पहले समझना है कि क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ मैं सेल्स कॉल की बात नहीं कर रहा। सेल्स कॉल कैसे करोगे? आप पहले ओपनिंग करोगे, फिर उसके बाद आप रैपो बिल्डिंग करोगे, फिर आप नीड एनालिसिस करोगे। ये सारी चीजें अपनी जगह पे सही है, आप ये सब करोगे। पर मैं अभी सीधा ब्रांडिंग के मुद्दे पे आता हूं कि आपको बातों बातों में समझना क्या है कि आपका क्लाइंट चाहता क्या है। आपका क्लाइंट कौन हो सकता है? आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है जो बिजनेस कर रहा है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है जो बिजनेस कर रहा है। किस तरह का बिजनेस? किसी भी तरह का बिजनेस। उसकी एक छोटी सी दुकान है, वो भी बिजनेस है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, वो भी बिजनेस है। वो कोई फ्रीलांसिंग का काम करता है, वो भी बिजनेस है। इनफैक्ट ब्रांडिंग तो आज की डेट में एक नौकरी ढूंढने वाले लड़के या लड़की के लिए भी उतनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप नौकरी के लिए रिज्यूम भेजते हो ना, तो आज की डेट में अपने आप को आप प्रेजेंट कर रहे हो, यानी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो। अगर एक रेज्यूम में प्रॉपरली ब्रांडिंग नहीं होती है तो आप एज अ कैंडिडेट एक्सेप्ट ही नहीं होते हो। तो जब मैं कह रहा हूं ब्रांडिंग, ब्रांडिंग हर एक को जरूरी है, क्योंकि राम तो सिर्फ नाम है, बस वो अयोध्या में एक पैदा हुआ था। उसके बाद राम नाम के कितने बच्चे आए और गए, किसी राम ने अपने आप को अयोध्या नरेश की तरह ब्रांड ही नहीं किया। तो ब्रांडिंग की बहुत जरूरत होती है। और ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले आपको समझना है क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लाइंट चाहता क्या है। एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? अपना नाम। बिजनेसमैन सेल बढ़ाना चाहता है, या बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या कुछ ऐसा प्रोसेस लॉन्च कर रहा है जो वो चाहता है कि लोगों तक पहुंचे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूं। अभी परसों मैंने एक क्लाइंट से मीटिंग की, परसों, डे बिफोर यस्टरडे, क्लाइंट से मीटिंग की संडे वाले दिन। क्लाइंट क्या करता है? वो कलकत्ता में, कोलकाता में, उसका एक, वो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड होते हैं ना, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, मतलब किसी को हाथों की प्रॉब्लम है, कोई मेंटली हैंडीकैप्ड है, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। अब इनको वो पढ़ाते लिखाते हैं, इंडिया के कोने कोने में इनको ये पढ़ाते लिखाते हैं। और अब ये मेरे से मिल रहे हैं, कहते हैं सर मेरे को ना ब्रांडिंग करनी है, मैं पूरे इंडिया में छा जाना चाहता हूँ। मैं स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ दुनिया में जिससे उनको एक अलग दिशा मिले, वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। उनका बहुत नोबल काम है, बहुत ऑनरेबल काम है, एनजीओ की तरह है वो। पर ब्रांडिंग तो वो भी करना चाहते हैं। वो लॉन्च करना चाहते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो मेंटली डिसेबल बच्चों के लिए बहुत कारगर होगा। तो क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला काम जो आपको करना है, बातों ही बातों में क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव समझना है कि क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वो क्यों ब्रांडिंग करेगा। फिर उसके बाद क्लाइंट की नॉलेज समझनी है कि उसको ब्रांडिंग के बारे में कितना आइडिया है, ब्रांडिंग के बारे में कितना आइडिया है, ब्रांडिंग करने के प्रोसेसेस के बारे में कितना आइडिया है, वो कैसे ब्रांडिंग करना चाहता है। सर एक बात बताऊं, आज दुकान में अगर ऊपर में कोई होर्डिंग लगाता है ना, अगर कोई होर्डिंग लगाता है रामकृष्ण मिष्ठान भंडार, वो भी ब्रांडिंग करना चाहता है, नहीं तो वो होर्डिंग क्यों लगाएगा? भले ही 30,000 40,000 रुपए का होर्डिंग लगाता है, लाइट जलती है उसके अंदर में, लाल पीला रंग लगा हुआ है, अच्छे कलर से उसने नाम लिखा हुआ अपना, वो क्यों चाहता है? क्योंकि उसको, वो चाहता है कि आसपास जो लोग हैं जो आते जाते हैं वो मेरा नाम देखें, मेरे नाम को याद रखें, मेरी दुकान में आए, या मेरे आसपास दूसरी जो मिष्ठान भंडार है उन नाम में से मेरा नाम याद रखें और आए। मेरे को याद है बचपन से मैं एक नाम सुनता आया हूँ, राजवल्लभ पाड़ा, कलकत्ता में एक इलाका है राजवल्लभ पाड़ा, विवेकानंद रोड, यानी स्वामी विवेकानंद के घर के बगल का इलाका। वहां पे एक दुकान है, मिठाई की दुकान है जिसका नाम है नुकुर। नुकुर, आप लोगों में से किसी ने नहीं सुना होगा शायद। पर बंगाल में जो लोग पुराने रॉयल टाइप के बंगाली हैं, जो लोग बहुत सालों से बंगाल में रह रहे हैं, उनकी लेगेसी है बंगाल में, वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि नुकुर ने ना जौल भरा संदेश इनोवेशन किया था। जौल भरा संदेश, जौल भरा संदेश की कहानी उस दिन मैं पढ़ रहा था। अब वो कहानी की बात आई, यानी किस्से की बात आई, मैं थोड़ा सा स्लाइड को हटाऊंगा। किस्सा क्या है कि पहले जमाने में ससुराल में जब जीजा जी जवाई जाता था, बेटी का हस्बैंड जब जाता था, तो उस समय प्रथा थी सालियां मजाक करती थी।
आज भी है, पर उस समय ज्यादा थी। सालियां मजाक करती थी क्योंकि उस समय टीवी नहीं था, ओटीटी नहीं था, कुछ नहीं था, तो एंटरटेनमेंट होगा कैसे। तो जब जमाई ससुराल में जाता था खाना खाने तो सालियां मजाक किया करती थी। तो सालियों ने क्या किया, एक संदेश बनाया, बंगाल की स्पेशलिटी है संदेश। तो एक संदेश बनाया जिसके अंदर में पानी भर दिया। अब वो पानी जैसे ही जमाई आके संदेश का एक बाइट लेता है तो क्या होगा, वो पानी छलक के उसके कुर्ते पे चला जाएगा और मजाक हो जाएगा। तो ये मजाक मजाक में बिजनेस बन गया। तो जल भरा संदेश बेसिकली पानी भरा हुआ संदेश अपने आप में एक बिजनेस बन गया। और नुकुर राजवल्लभ पाड़ा में एक ऐसी दुकान है जो बेसिकली इसी चीज के लिए महारत हासिल करके बैठा है, जल भरा संदेश। अभी पानी नहीं भरा जाता, संदेश के अंदर गुड़ भरा जाता है। तो जब आप लिक्विड, जब संदेश बाइट किया जाता है तो उसके अंदर से लिक्विड गुड़ निकलता है, कईयों के मुंह में पानी आ रहा है। तो ये जौल भरा संदेश जिसके अंदर गुड़ भरा होता था, वो नुकुर एक ऐसी दुकान थी जो बहुत फेमस हो गई। आज उसका 100% माल जो है इंडिया से, कलकत्ता से एक्सपोर्ट होता है। आप अगर उस इलाके में जाएंगे तो वो इलाके में नुकुर की दुकान सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि 100 के ऊपर कई साल हो गए वो वही दुकान, एक ही दुकान वहां पे चलती आ रही है। तो क्या हुआ, अपने आप में एक ब्रांड बन गया। और ये ब्रांड का ऑब्जेक्टिव उनका क्या था कि मुझे पूरी दुनिया में छा जाना है, पूरी दुनिया में फैल जाना है। तो अब जब क्लाइंट के पास जाएंगे आप, पहली चीज क्या, क्लाइंट से उसका ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। दूसरी चीज अब क्या पूछेंगे, क्लाइंट से उसको ब्रांडिंग की नॉलेज के बारे में पता करेंगे, क्लाइंट को कितना मालूम है, ब्रांडिंग के बारे में क्या जानता है। ब्रांडिंग के बारे में जब आप बात करेंगे तो उनसे पूछिएगा न्यू एज ब्रांडिंग के बारे में कितना जानते हैं। न्यू एज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मतलब टीवी में ऐड चलाना वो भी ब्रांडिंग है, न्यूज़पेपर में ऐड देना ये भी ब्रांडिंग है, रेडियो में ऐड देना ये भी ब्रांडिंग है। पर न्यू एज ब्रांडिंग, ये जो ब्रांडिंग मैं बता रहा हूँ ये पुरानी हो गई है। न्यू एज ब्रांडिंग के बारे में कितना आइडिया है, न्यू एज ब्रांडिंग मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में कितना जानते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट के बारे में कितना जानते हैं, वो बेसिकली सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे वो ब्रांडिंग करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट्सएप या मैसेंजर सर्विसेज जो हैं उसके ऊपर ब्रांडिंग करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी ब्रांडिंग, जो न्यू एज ब्रांडिंग है, जो डिजिटल ब्रांडिंग है, इसके बारे में कई सारे लोगों को कुछ नहीं मालूम होगा। आप ही लोगों को नहीं मालूम, मेरे को ही नहीं मालूम था। तो जो दुकानदार है, 50 साल का दुकानदार, 60 साल का दुकानदार, 50 साल का दुकानदार, उसको क्या मालूम होगा इतना ज्यादा, इतना आइडिया नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा हेल्प करना होगा, आपको उसको बताना होगा कि सर इसका बेनिफिट क्या है, न्यू एज ब्रांडिंग का, डिजिटल ब्रांडिंग का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला ब्रांडिंग का बेनिफिट क्या है, सर आपको मालूम चलेगा कितने लोगों ने देखा। आप होर्डिंग लगा लो, न्यूज़पेपर पे ले जाओ, टीवी पे ले जाओ, रेडियो पे ले जाओ, आपको मालूम नहीं चलेगा कितने लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ये ब्रांडिंग ऐसी है जिससे आपको मालूम चलेगा, आपको पता चलेगा कि अगर आपने 10,000 रुपया खर्चा किया है तो इस 10,000 रुपये में आपको कितने लोग मिले, कितनी आंखें मिली, कितने लोगों ने आपको देखा, ऑब्जर्व किया। और इसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाएगा। आप 1 लाख रुपए का होर्डिंग लगा लो, मैं अगर आपसे पूछूं सर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितना है, मतलब एक होर्डिंग लगाने के बाद एक कस्टमर आपके पास आया तो कितना खर्चा हुआ, बता सकोगे? नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कितने लोगों ने होर्डिंग देखा और कितने लोग होर्डिंग देख के आपकी दुकान पे आए, कोई आइडिया नहीं है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेस का पहला असूल है सर, जब आप पैसा खर्चा करो तो आप पैसे का, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। और फिर उसके बाद आप अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, कोलैबोरेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करो उनके साथ। कैसे करेंगे, इस पे आते हैं। तो आपने पहला काम क्या किया, कस्टमर से उसकी ऑब्जेक्टिव पूछ ली। दूसरा काम क्या किया, उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस करा दी, नए ब्रांडिंग के बारे में अवेयरनेस करा दी। अब आती है बारी, अब आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, पूरे प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट कैसे करोगे। तो अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, महानायक है अमिताभ बच्चन। अब आज महानायक अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, महानायक अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आप कौन बनेगा करोड़पति में आओ और करोड़पति बन जाओ। फिर उसके बाद जब पैसे आ गए तो कल्याण ज्वेलर्स में जाओ और सोना सोना खरीद लो उसी पैसे से। फिर जब आपके पास सोना आ गया तो आप एक काम करो, मुथूट फाइनेंस में जाओ, उस सोने को गिरवी रखो और लोन ले लो। और जब आपने लोन ले लिया, टेंशन हो जाएगी, तो टेंशन होने के बाद क्या लगाना चाहिए, नवरत्न तेल, सर ठंडा हो जाएगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। पर टेंशन फिर भी नहीं जाएगी पूरी तरह, तो आप एक काम करिए, दवाई ले लीजिएगा मेडिसिन। और फिर भी अगर आप गुजर जाते हैं उस टेंशन के कारण तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लाइफ इंश्योरेंस आपके पास हमेशा रहेगा। मजाक अपनी जगह, पर इमेजिन करो ये अमिताभ बच्चन जो जो बोलता है कंज्यूमर उसको फॉलो करता है।
अमिताभ बच्चन कहता है कौन बनेगा करोड़पति में आना है, तो लोग एप्लीकेशन खोल के बैठ जाते हैं, हमें भी जाना है कौन बनेगा करोड़पति में। जब अमिताभ बच्चन कहता है मुथु कल्याण ज्वेलर्स में जाना है, तो लोग कल्याण ज्वेलर्स में जाते हैं। किसी को नहीं मालूम था ईस्टर्न इंडिया में या नॉर्दर्न इंडिया में कल्याण ज्वेलर्स बोल के भी कोई ब्रांड है। सोना चांदी हमारे लिए ईस्टर्न इंडिया में तो पीसी चंद्रा और यही सारे लोग ज्यादा पॉपुलर थे। कल्याण ज्वेलर्स बाहर चेन्नई से आया, साउथ इंडिया से आया, और इतनी जल्दी इंडिया में, यहाँ ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में बैठ गया अमिताभ बच्चन। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया बहुत पुरानी है। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, इन सब ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंडोर्स किया है और इनके इंडोर्समेंट से बहुत सारा प्रोडक्ट बिका है। पर आज दुनिया सर थोड़ी चेंज हो गई है। आज दुनिया सोशल मीडिया पे आ गई है। आज हम यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे, इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। आज फेसबुक पे ज्यादा टाइम बिताते हैं, आज टिंडर पे ज्यादा टाइम बिताते हैं, आज ट्विटर पे, इन सारी चीजों पे ज्यादा टाइम बिताते हैं, बहुत टाइम बिताते हैं। आप अपना कैलकुलेट कर लो ना, सारा दिन का टाइम, सारा दिन का टाइम आप कैलकुलेट कर लो कि आप सारा दिन में अगर देखो 10 घंटा या 12 घंटा अगर आप जागते हो, तो कितना घंटा आप ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को देखते हो? बहुत सारा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको सर पर्सनल कनेक्शंस मिलेंगे, लोग बढ़ जाएंगे, नेटवर्क बन जाएगा आपका, आपको इनमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और लर्निंग भी होगी और सोशल इम्पैक्ट यानी समाज पे आप एक अलग छाप छोड़ के जाओगे, जिसका मेन मकसद है ब्रांडिंग। अब आते हैं सर सोशल मीडिया को ब्रांडिंग में। पर फिर भी आपको कई सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं यार, इतने साल से तो चल रहा है, अच्छा चलने दो, क्यों फालतू ये सब नया नया चीज बता रहे हो मेरे को नहीं करना है ये सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब नहीं करना है। नहीं नहीं, मेरे को होर्डिंग ही अच्छा लगता है, मेरे को टीवी एड ही अच्छा लगता है, रेडियो ही अच्छा लगता है, मैं तो न्यूज़पेपर पे ही करूंगा। तो सर एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक कमर्शियल है। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। घर मेरे उम्मीदों का पूरा किए जाते हो, खुद हो दुनिया ही मोहब्बत की लूटे ले जाते। सो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप पुराने जमाने के तरीके से ब्रांडिंग करोगे तो लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। आज टेलीफोन को लोग फोटो में देखते हैं और याद करते हैं कि वो टेलीफोन था, पर आज यूज मोबाइल करते हैं। आज वो पुराने स्टोव को देखते हैं और याद करते हैं, पर यूज तो माइक्रोवेव ओवन और गैस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम याद जरूर करेंगे पर खरीदेंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे। आप अगर पुराने तरीके से ब्रांडिंग करना चाहते हो करो, बट लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। और ब्रांडिंग में अगर भूल गए तो सर वो ब्रांडिंग ही किस चीज के लिए? ब्रांडिंग का मतलब तो याद रखना होता है, ब्रांडिंग का मतलब तो याद रखना होता है। तो अब आप कस्टमर के साथ प्लानिंग फेज में आते हो, जब आप कस्टमर के साथ मिलकर प्लानिंग करोगे, ब्रांडिंग के लिए प्लानिंग करोगे। अब इसकी प्लानिंग में सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, नंबर 1, वो ये है कि कस्टमर का, क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एनजीओ की बात की, वो क्या चाहते हैं कि उनकी जो समाज के लिए सर्विस है, वो समाज के लिए जो सर्विस है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। अब कोई कमर्शियल प्रोडक्ट है, जैसे हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने ब्रांडिंग करवाई। सर में लगाने वाला तेल है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं बेस्ट हूं यार, मैं आयुर्वेदिक हूं, मैं ऐसा आयुर्वेदिक हूं जिससे आपको सर पे लगाते ही बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये बताना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर को जब तक मालूम नहीं चलेगा तब तक कस्टमर तो खरीदेगा ही नहीं। आप भी एक तेल बना रहे हो, 4 आदमी कंपनी और तेल बना रही है, आप तो उनमें चारों में से एक हो,
जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आपको कस्टमर मिलेगा ही नहीं। तो ये बताना चाहते हैं वो। कुछ एक एप्लीकेशन है जैसे जोमेटो है, जोमेटो चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी को ऑर्डर करें। अब उसके लिए क्या कर रहा है जोमेटो, वो एक कूपन देता है, और कूपन को हम डिजिटली सोशल मीडिया पे स्प्रेड करते हैं। जिसके पास भी वो कूपन आया, उसने देखा, खोला, वो कूपन डाउनलोड किया, वो कूपन लेके जब भी वो जोमेटो में बुकिंग करेगा उसको 15% 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता है, अपना डिस्काउंट देना चाहता है। कुछ मोबाइल एप्लीकेशन की कंपनीज आती है, नई नई एप्लीकेशन बनाते हैं, मोबाइल ऐप, फाइनेंस के लिए ऐप बना दिया, फूड डिलीवरी के लिए ऐप बना दिया, स्क्रैप डीलिंग के लिए ऐप बना दिया, किसी भी चीज के लिए ऐप बना दिया। अब वो एप्लीकेशन को जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड नहीं करेंगे तो खरीदेंगे कैसे लोग, कैसे लेके कैसे खरीदेंगे। एक हाल फिलहाल एक कस्टमर से बात हुई, वो एक सैस बेस्ड एप्लीकेशन बना रहा है। इसमें क्या है कि जैसे ही कोई कस्टमर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, यूज करेगा, वो अपने आप टैली और इन सबसे जुड़ जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था बायजूस की, बायजूस ने भी तो स्टार्टिंग वैसी की थी कि बस बच्चे से एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लो, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली बायजूस का एक टेलीकॉलर या आपके साथ काउंसलर जुड़ जाता है और वो बायजूस के लिए पिच करता है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कराना ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव है। पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा सर। ऑब्जेक्टिव के साथ आपको समझना होगा कि उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब कौन है उसका कस्टमर, कौन है उसका कस्टमर। बच्चे हैं, बच्चे हैं तो किस एज के बच्चे हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 18 साल के हैं, 16 साल के हैं। अडल्ट हैं, अडल्ट हैं तो किस एज के अडल्ट हैं, प्रोफेशन क्या है, नौकरी करने वाले अडल्ट हैं या अपना बिजनेस करने वाले अडल्ट हैं। अभी एक फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी से बात हुई, वो फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी इंडिया में दूर दूर तक पहुंचे। तो उनके लिए कौन से टारगेट ऑडियंस है, उनके लिए वो टारगेट ऑडियंस है जो एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं या वो एक्चुअल में बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो फ्रेंचाइजी देगा ना, तो इसीलिए वो फ्रेंचाइजी के लिए वो ऑडियंस जोड़ रहा है। अब एक गेमिंग की कंपनी है, गेमिंग कौन खेलते हैं, 20-22 साल के ऊपर के बच्चे, जो 30-35-40 साल के बच्चे हैं वो गेमिंग खेलते हैं। अब वो किस तरीके से प्रमोट करेगा, ये उसको अब देखना है, यानी किस तरीके से, यानी दूसरी चीज आपको देखनी है मैसेज, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इस मैसेजिंग के बारे में मैं जब बात कर रहा हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें हैं इंडिया में चलती नहीं है। कुछ चीजें हैं इंडिया में, कई कई सारी लैंग्वेजेस है ना इंडिया में, उड़िया लैंग्वेज, बंगला लैंग्वेज, एसमीज लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कुछ चीजें जैसे यहाँ पे बंगाल बंगाल में बंगाली में बोलो तो नॉर्मल है, जैसे ही वही वर्ड आप उड़ीसा में उड़िया में बोलोगे तो गाली बन जाएगा, अब्यूज हो जाएगा। वैसे ही अगर वो वर्ड आपने एसमीज में बोल दिया तो गाली हो जाएगा, भोजपुरी में गाली हो जाएगा, गुजराती में गाली हो जाएगा। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से फीलिंग लेके आते हैं। तो जब आप पैन इंडिया प्रमोशन कर रहे हो ना, तो आपको मैसेज को बहुत प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ता है। उसमें कौन सा फोटो, उसमें कौन सा आपका कलर रहेगा। इनफैक्ट ऑडियंस के साथ भी कलर बहुत मैचिंग करता है। अगर आप ब्राइट कलर्स दे रहे हो ना, तो ऑडियंस अगर यंग है तो खाएगी, और अगर आप एजेड ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो तो ब्राइट कलर बेकार हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सर, मैंने टेक्सटाइल में करीब 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 7.5 8 साल काम किया, अपना लाइफ का करियर का शुरू किया है। उस समय बिग बाजार हमारा क्लाइंट हुआ करता था, बिग बाजार को हम लोग कपड़े देते थे, हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स और यार्न्स और उसमें डील करते थे। तो बिग बाजार पूरे इंडिया में था। अब बिग बाजार कलकत्ता और बिग बाजार चेन्नई और बिग बाजार त्रिवेंद्रम और बिग बाजार दिल्ली, चारों अलग अलग तरीके के कपड़े लेते थे। जब मैं त्रिवेंद्रम में जाता था केरला में, तो वहां पे बहुत ब्राइट कलर्स लेते थे, ब्राइट भी अलग तरीके का ब्राइट, ब्लू यानी ब्लैकिश शेड की ब्राइट, ब्लू लेते थे, ब्लैक लेते थे, बहुत डीप कलर का ग्रीन लेते थे। पर जब मैं तमिलनाडु में चेन्नई में जाता था तो वहां ऑरेंज कलर लेते थे, फ्लोरेसेंट डीप कलर लेते थे। जब मैं कलकत्ता में या बंगाल में बिग बाजार में जाता था तो वहां लाइट पेस्टल कलर्स बहुत चलते थे। वहीं जब मैं दिल्ली में जाता था तो रेडिश कलर बहुत चलते थे, रेड हो गया, मरून हो गया, इस तरह के कलर बहुत चलते थे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग कलर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जब आप किसी ब्रांड से बात करोगे, जब आप किसी कस्टमर से बात करोगे और जो पैन इंडिया जाना चाहता है, उसको आप बहुत प्रॉपरली समझाओगे। उसके बाद तीसरा काम क्या करोगे, अब तीसरा काम आप उनको इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कराओगे। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं। इमीडिएटली गूगल में मारो टॉप 20 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया, आपके पास लिस्ट आ जाएगी।
टॉप 50 यूट्यूबर्स इन इंडिया, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। इनफैक्ट इसमें भी सब कैटेगरी होती है, यूट्यूबर में भी सब कैटेगरी होती है। जैसे कुछ यूट्यूबर है जो सिर्फ फूड के लिए काम करते हैं, तो अगर कोई रेस्टोरेंट का ब्रांड है, अगर कोई होटल का ब्रांड है, उसके साथ आप फूड वाले यूट्यूबर्स को कनेक्ट कराओगे या इंस्टाग्रामर्स को कनेक्ट कराओगे। अगर कोई ब्यूटी का ब्रांड है, कोई कोई कॉस्मेटिक का ब्रांड है, तो आप उसको ब्यूटी इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कराओगे। अगर कोई फैशन यानी कपड़ों का डिजाइनर का ब्रांड है, तो आप उसको फैशन के साथ, जूते का ब्रांड है आप उसको फैशन के साथ, बैग का ब्रांड है तो आप उसको फैशन के साथ कनेक्ट कराओगे। अभी मैं सैटरडे को एक क्लाइंट से मिला, उसका कैलकाटा में बैग मैन्युफैक्चरिंग का काम है, बैग मैन्युफैक्चरिंग करता है और बैग को मैन्युफैक्चर करके विदेश में जैसे गुची है या इन सबको बेचता है। पर अब वो नया ब्रांड बना रहा है, अपना ब्रांड बना रहा है, कहता है मुझे अपना ब्रांड बनाना है, मैं गुची के लिए बना रहा था, मोची के लिए बना रहा था, बट अपना ब्रांड बनाऊंगा। तो अब वो अपना ब्रांड बना रहा है, अब वो क्या है, वो फैशन का ब्रांड है, बैग जो है वो फैशन का ब्रांड है। तो मेरे को फैशन इन्फ्लुएंसर्स के साथ उसको कनेक्ट करना होगा, मैं उसको फूड के साथ कनेक्ट करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सिमिलरली कुछ घूमने वाले ब्रांड, कुछ यूट्यूबर्स हैं, तो अगर कोई ट्रैवल टूरिज्म का ब्रांड है, होटल का ब्रांड है, तो आप उसको इन सारे ब्रांड्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ कनेक्ट करा सकते हैं। अब बारी आती है कैंपेन स्ट्रैटेजी की। अब आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं कैंपेन स्ट्रैटेजी में, सबसे पहले आपको कैंपेन की क्वालिटी के बारे में बात करनी है। कैंपेन की क्वालिटी मतलब सर, कैंपेन की क्वालिटी मतलब वीडियो की क्वालिटी अलग होगी, आपको फोटोग्राफ्स की या ग्राफिक्स की क्वालिटी अलग होगी, आपकी बेसिकली जो इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे उसकी क्वालिटी अलग होगी। कोई भी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी आपको करनी है, अगर वो कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो टोटल ब्रांड स्ट्रेटेजी आप लोगे, आप बनाओगे। प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑडियंस क्या है। मालूम है आज की डेट में फेसबुक में यंग क्राउड आपको नहीं मिलेगा, 16 साल से लेके 20-22 साल के बच्चे फेसबुक पे है ही नहीं, वो सब टिंडर में बैठे हैं, क्योंकि फेसबुक पे तो उनके मम्मी पापा हैं। तो वो अगर मम्मी पापा के सामने अगर कोई ऐसी फोटोग्राफ क्लिक करके फेसबुक पे डाल देते हैं, तो मम्मी पापा सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, फोन करके बोलते हैं बेटा ये वाली फोटो क्यों डाली तूने। बेसिकली वो अब अकेला प्राइवेसी चाहते हैं, तो वो मोस्टली टिंडर पे हैं। आपको सोचना पड़ेगा आपका ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे है, अकॉर्डिंगली आप प्लेटफॉर्म डिसाइड करेंगे। आज ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे ज्यादा ब्रांडिंग करना चाहते हैं यूट्यूब की तुलना में, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स लोग ज्यादा देखते हैं, यंग क्राउड या इंस्टाग्राम पे ज्यादा है। फिर उसमें क्या लिखोगे, आपका हुक स्टेटमेंट क्या होगा, कॉल टू एक्शन क्या होगा, आप क्या चाहते हो। सेल करवाना चाहते हो तो वेबसाइट में आपको ट्रैफिक लेके आना है, तो आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा। अगर आप दुकान में लेके आना चाहते हो तो कॉल टू एक्शन क्या होगा। अगर आप फ्रेंचाइजी बेचना चाहते हो तो वैल्यू स्टेटमेंट कैसे आप डिफाइन करोगे। तो अलग अलग तरीके का कैप्शन आपको कस्टमर्स को यानी प्रोस्पेक्ट्स को बताना है। फिर बारी आती है कि जब सब बन गया, और एक बात नोट करके रखिएगा, जब आप ये सारी ब्रांड कंसल्टेंसी करेंगे ना, तो आप कस्टमर्स को एक नोटबुक लेके बैठने के लिए कहिएगा और उनको लिखने के लिए कहिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट ये वो लिखेंगे पॉइंट्स, और फिर उन्हीं पॉइंट्स को आपको चेक करना है कि आपने ये लिख लिया करेक्ट है कि नहीं है, ये लिखा करेक्ट है कि नहीं है। फिर उसमें आपको अगर कहीं चेकिंग करनी है, करेक्शंस देने हैं तो करेक्शंस दो। फिर उसमें अगर कहीं वो क्लाइंट जो है कहीं ना कहीं कम है, तो आपको उसमें उनको क्लैरिटी देनी है कि सर यहाँ पे ये चीज ऐड हो जाती ना, तो आपके मैसेज का ग्रेविटी बढ़ जाता, आपके यूट्यूब चैनल का रीच बढ़ जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट ने कहा कि मुझे ना मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स। अभी हाल फिलहाल ना एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ जिसमें मोदी जी ने अवार्ड दिया यूट्यूबर्स को, अभी दिल्ली में यूट्यूबर्स को अवार्ड दिया गया। तो वो सारे यूट्यूबर्स की लिस्ट आपको गूगल में मिल जाएगी, ये सारे मैक्रो यूट्यूबर्स हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब क्लाइंट कह रहा है मुझे रीच करना है इंडिया में और मुझे मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। मैंने कहा सर मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ अगर माइक्रो कंबाइन कर लोगे ना, तो आपकी रीच बढ़ जाएगी। तो क्लाइंट क्या है, वो मैक्रो इन्फ्लुएंसर लिखेगा, क्लाइंट को भी तो मालूम है, अवेयरनेस है, पर आपको उसमें उसको क्लैरिटी देनी है कि सर आपको कहाँ से ज्यादा फायदा होगा, फिर उसका विजुअल अपील कैसे होगा। ये सारी चीजें बताने के बाद अब आपको बताना है कि किस टाइम पे ये कमर्शियल या एड करना ज्यादा बेटर है। अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है, आईपीएल के टाइम में मोस्टली जो क्रिकेट से रिलेटेड यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके वीडियोस को बहुत देखा जाता है। क्रिकेट की रिव्यू देते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, एक एक टीम के बारे में बात करते हैं, कोई केकेआर के बारे में बात कर रहा है, कोई डीसी के बारे में बात कर रहा है, कोई डेक्कन चार्जर, कोई दिल्ली के बारे में बात कर रहा है, कोई पंजाब के बारे में बात कर रहा है, कोई राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात कर रहा है, कोई बैंगलोर के बारे में बात कर रहा है। क्रिटिक्स बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं जो कमेंट्री दे रहे हैं। वहां सिद्धू पाजी तो कमेंट्री दे ही रहे हैं आईपीएल के मैदान में, पर यहाँ हमारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स भी कमेंट्री दे रहे हैं, और उनको सुनने वाले भी बहुत हैं, उनको देखने वाले भी बहुत हैं।
अब अगर कोई यूथ को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि आईपीएल देखने वाले यूथ ज्यादा है, बहुत सारे यूथ है जो आईपीएल देखते हैं 35 साल तक की उम्र वाले, यानी 16 साल की उम्र से लेके 15-16 साल की उम्र से लेके 35, 15 से 35 के एज ग्रुप वाले आईपीएल बहुत देखते हैं। अब इस तरीके के ऑडियंस को अगर आपको कोई प्रोडक्ट पिच करना है, कोई ब्रांड पिच करना है, तो ये समय बहुत सही है, बहुत सही समय है जब आप पिच कर सकते हैं। हमारे साथ यानी एनमे के साथ अभी मैक्सिमम गेमिंग कंपनी, स्किल गेमिंग कंपनी जुड़ी हुई है, वन एक्सपेट है, ड्रीम इलेवन है, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। इन सब के टारगेट ऑडियंस, क्योंकि खेल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, ये सारे ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, ये लोग सब खेल पसंद करते हैं, एडवेंचर पसंद करते हैं, एक्शन पसंद करते हैं। इस समय अगर उनको मैंने कहा ना कि आईपीएल के बाद आपको इसी तरीके का क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिलेगा, फटाक से ज्वाइन कर लेगा। इसीलिए तो ड्रीम इलेवन चलता है इतना। ड्रीम इलेवन आपको इस समय ज्यादा क्यों दिखाई देगा? गूगल पे करो, आपको ड्रीम इलेवन का कूपन मिल जाएगा। पेटीएम में कोई ट्रांजैक्शन करो, आपको ड्रीम इलेवन का कूपन मिल जाएगा। आप ड्रीम इलेवन में देखो, ये ओला उबर में देखो, ड्रीम इलेवन का एड चल रहा है, नोटिफिकेशन चल रहा है। अभी ड्रीम इलेवन इतना क्यों छाया है, या वन एक्स बेट इतना क्यों छाया है? क्योंकि क्रिकेट पसंद करने वाले लोग, स्पोर्ट्स पसंद करने वाले लोग इस समय ऑनलाइन बहुत एक्टिव है। तो ये सारी गेमिंग कंपनीज अपने आप को प्रमोट कर रही हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रही हैं, गेम खिलवा रही हैं, क्योंकि इनका बिजनेस ये है कि गेम ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा पैसा इनको मिलेगा, रेवेन्यू ज्यादा आएगा। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दुर्गा पूजा, ओणम, छठ पूजा, ये सारी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग निकल गई ना तो सर कोई फायदा नहीं होगा। अगर मोदी जी ने कैंपेन इलेक्शन के बाद किया तो क्या फायदा होगा? इलेक्शन के पहले कैंपेन करेंगे तब तो वोट मिलेगा, इलेक्शन के बाद कैंपेन करेंगे तो क्या फायदा होगा? प्लेटफॉर्म के बारे में भी बहुत जरूरी है आपको देखना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, किस कंसिस्टेंसी से जा रहे हो, कितने मैसेज चाहिए आपको रोज 10 मैसेज चाहिए, रोज एक मैसेज से चल जाएगा काम? कितने मैसेज चाहिए, किस किस टाइम पे मैसेज चाहिए? अलग अलग टाइम जोन है, अलग अलग टाइम जोन, यानी अगर आप स्टूडेंट के लिए मैसेज कर रहे हो तो कॉलेज के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे अगर मैसेज करोगे तो कैसे होगा? क्लास 12 का एग्जाम चल रहा है भाई, सुबह 10 बजे शुरू होता है, 2 बजे तक क्लास 12 का एग्जाम चल रहा है, और आपको कौन चाहिए? क्लास 12 का ही बच्चा आपका टारगेट ऑडियंस है। तो अगर आपने 10 से 12 के बीच में फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इन बच्चों के लिए कोई पोस्ट कर दिया, क्या ये बच्चे देखेंगे? ये तो बेचारे एग्जाम दे रहे होंगे। तो आपको अलग अलग टाइम जोन डिफाइन करना होगा, और कंटेंट क्या होगा, कौन सा कंटेंट, कैसा कंटेंट होगा जो आपको दिखाना है। आपको ये चीज पर जरूर ध्यान देनी है कि आप आरओआई की बात करोगे। आरओआई यानी कितने लोग आपको देख पाएंगे, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे बात करते हो, इंस्टाग्राम पे बात करते हो, इन सब चीजों पे आपको व्यूअरशिप दिखती है, किसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, किसके कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये डेटा आपको बना के देना होगा कस्टमर को। जब आप कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से बात करते हो ब्रांड सॉल्यूशंस के लिए, तो आपको ये डेटा बना के देना पड़ता है, तभी जाके कस्टमर को समझ में आता है कि हाँ सही बात मायने में आरओआई मिलेगा। और बॉस एक बात बोलूं, न्यू एज मीडिया है, न्यू एज ब्रांडिंग मतलब सोशल मीडिया, जहां पे आपको करोड़ों अरबों की संख्या में लोग मिलेंगे। आपको इंगेजमेंट का शेयर डिफाइन करना पड़ेगा, ट्विटर में कितना, इंस्टाग्राम में कितना, यूट्यूब पे कितना, फेसबुक पे कितना। टोटल बजट डिफाइन करेंगे, टोटल व्यूअरशिप डिफाइन करेंगे, और सब में डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद आप कस्टमर के साथ बैठ के ऐसा चार्ट बनाएंगे। ये चार्ट क्या है कि सर ये चार्ट है जिसमें आप कौन से प्लेटफॉर्म पे किस दिन में क्या मैसेज शूट करने वाले हो, ये पूरा चार्ट टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ये टेबल कस्टमर के सामने जब रखोगे ना, टेबल कस्टमर घबरा जाएगा, कहेगा मेरे को अगर ये सब करना होता तो फिर मैं तुम्हें क्यों बुलाता। अब धीरे धीरे आपकी सेल क्लोज होने वाली है। कस्टमर कहेगा इतना कुछ अगर मेरे को करना है तो फिर आपकी जरूरत क्या है? अब आपकी जरूरत अपने आप खुद ब खुद पैदा हो रही है। अब आप उसको पेजेस दिखाओगे कि सर देखो आपका ऐड ऐसे चलेगा। अब आप कोई भी ऐड खोल के दिखा दो, फिर उससे कहो कि सर आपकी वेबसाइट कैसी है, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है? क्योंकि आपका वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो एसईओ खराब हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन खराब हो जाएगा, तो लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे ही नहीं। आपका गूगल ऐड भी नहीं चलेगा। अगर मैं गूगल कैंपेन चलाता हूं और अगर वेबसाइट कंपैटिबल नहीं है, एसईओ सही नहीं है, तो गूगल ऐड भी चलने आने में दिक्कत होगी, लीड नहीं आएगी, अच्छी लीड नहीं आएगी, अच्छा कस्टमर नहीं आएगा। और कस्टमर के नाम पे हर दुकानदार रेडी हो जाएगा कि भाई तू ही ठीक कर दे मेरी वेबसाइट, तू ही ठीक कर दे। अब आपको क्या मांगना है? ठीक है सर मैं आपकी वेबसाइट भी ठीक कर दूंगा, मैं आपका मीडिया कैंपेन भी बना दूंगा, मैं शेड्यूलिंग भी कर दूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर से भी बात कर लूंगा, नेगोशिएट कर लूंगा। आपसे मेरे को क्या चाहिए?
क्लाइंट से आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्लाइंट से बायर का पर्सोना लेना है, यानी आपके टारगेट ऑडियंस का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे को बताओ, बायोडाटा बताओ आपके टारगेट ऑडियंस का। आपका टारगेट ऑडियंस है क्या? जैसे यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है? मेरा टारगेट ऑडियंस है टीचर है, जो स्कूल में पढ़ाती है, बीएड टीचर्स होंगी, 26-27 साल की उम्र होगी। आपको देखना होगा कि वो कहाँ की होंगी। इंडिया में सेकेंड 2 टायर 3 टायर सिटीज में रहेंगी, 2 टायर 3 टायर सिटीज में पढ़ाती होंगी, स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा रही होंगी। अब उनका पर्सनालिटी क्या है, उनका वैल्यूज क्या है, बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, जानना है। वैल्यूज का मतलब वो कैसे धर्म, कैसे रिलीजियन या कैसे कल्चर में पली बड़ी है, वो सारी चीजें आपको जाननी है। उसके बाद आपको दिखाना है कि वो एक्चुअल में करती क्या है, काम क्या करती हैं, क्या पढ़ाती होंगी, क्या उनका मोटिवेशन है, फिल्में देखना पसंद करती है, पढ़ना लिखना पसंद करती हैं, किताबें पढ़ना पसंद करती हैं, वीडियो देखना पसंद करती हैं। ये सारी चीजें आपको उनसे लेनी है। अगर वो कस्टमर के बारे में नहीं बता सक रहे, प्रोफाइल के बारे में ज्यादा नहीं बता सक रहे, कोई बात नहीं, जबरदस्ती उनसे नहीं लेना है। ये नहीं कि आप उनको बोलो नहीं नहीं, अगर नहीं दोगे तो खत्म हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपकी जरूरत है। मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? मैं ब्रांडिंग के लिए कस्टमर्स को सिर्फ उकसा रहा हूं, सिर्फ उकसा रहा हूं। अब उनसे उनका बजट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बजट के कभी आप क्लाइंट से कॉल को खत्म मत करिए। क्लाइंट का बजट, रफ बजट एस्टिमेट, मैं ये नहीं कह रहा कि 1,000 रुपए कह रहे हो तो 1,000 ही रुपए दोगे, प्लस माइनस हो ही सकता है। मैं लाख रुपए का बजट लगाता हूँ, मैं 10 लाख का बजट लगाता हूँ, मैं 1 करोड़ का बजट लगाता हूँ। अब बजट लगाने के बाद आपको उनको कहना है कि सर ये बजट से आप कितने महीने तक कैंपेन करना चाहते हो, किस किस प्लेटफॉर्म पे, कितने महीने, जनवरी में कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या कैंपेन होगा, फरवरी में कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या कैंपेन होगा, जनवरी फरवरी मैं 2 महीने करूंगा, या मैं फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का कैंपेन रन करूंगा, या मैं अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का कैंपेन रन करूंगा। तो आपको ये पीरियड पता कर लेना है उनसे, किस प्लेटफॉर्म पे कितने महीने तक आपका कैंपेन रन होगा, क्योंकि बजट को हम उसी तरीके से डिवाइड करेंगे ना। अगर 1 लाख रुपए का बजट है तो 1 लाख रुपए का बजट 1 महीने में भी काम आएगा। 1 लाख रुपए का बजट 25-25 हजार करके मैं 4 महीने में डिवाइड कर दूंगा, या 20-20 हजार करके 5 महीने में डिवाइड कर दूंगा। डिपेंडिंग ऑन द बजट मैं आपके कैंपेन को उसी तरीके से डिवाइड कर दूंगा। अब ब्रांडिंग का मतलब होता है जो दिखता है वो बिकता है, आपको भी कुछ दिखाना होगा। अब लास्ट में टूवर्ड्स द एंड क्लाइंट को आपको भी कुछ दिखाना होगा। क्या दिखाएंगे? आप टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, हमारा टेस्टिमोनियल, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लाइंट, उन्होंने क्या फायदा लिया हमसे, एनमे वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन्होंने ब्रांडिंग के समय क्या क्या फायदा लिया। योहो एक जूते की कंपनी थी, बहुत अच्छा जूता बनाती थी, प्रीमियम महंगा जूता बनाती थी। हमने उनका कैंपेन किया, कौन किसके साथ? तृप्ति दिमरी के साथ। तृप्ति दिमरी कौन है? जो एनिमल में सेकंड हीरोइन बनी थी। एनिमल जो फिल्म आई अभी बॉबी देओल की और रणबीर कपूर की, उसमें एनिमल में सेकंड जो लीड हीरोइन थी तृप्ति दिमरी, उसने क्या किया, उसने वो जूता पहना, और जब जब एनिमल की प्रमोशन करने गई वो जूता पहन के गई, और अपने इंस्टाग्राम पे उसने वो जूता टैग कर दिया, योहो का नाम टैग कर दिया। आपको मालूम है योहो की सेल बढ़ गई, योहो के लिए फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट आने लग गई। रैपिडो, इसी तरीके से आप रैपिडो के बारे में बताएंगे या बकार्डी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे मैंने 3 केस स्टडीज दी है, आपको और भी केस स्टडीज मिल जाएंगी। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अर्नब है, संयुक्ता है, वो आपको और भी केस स्टडी दिलवा सकते हैं। हमारे साथ करीब 250 ब्रांड्स के साथ काम किया है, आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी। ये कुछ ब्रांड्स का सैंपल है जिनके साथ हमने काम किया है, एनमे ने काम किया है। आप इनकी केस स्टडीज ले सकते हो। केस स्टडीज में इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? केस स्टडी का मतलब ये नाम नहीं है सर मामा अर्थ में काम किया, ना 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 ना, सिर्फ नाम नहीं, आपको पूरा एनालिटिक्स होना चाहिए केस स्टडी का। केस स्टडी का मतलब होता है कितना पैसा खर्चा किया उन्होंने, कितने रीच उनको हमने दिलवाई, कितनी ऑडियंस उनको हमने दिलवाई, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काम किया, लोकल किया या नेशनल किया या वर्ल्ड वाइड किया। ये सारा डेटा, एनालिटिक्स का डेटा अगर आपके पास होगा, तब एक्चुअल में कस्टमर इंप्रेस होगा आपसे। नहीं तो कस्टमर के लिए नाम तो वो वैसे ही जानता है, आप उसको बोलो स्विगी तो स्विगी आपको भी मालूम है, उसको भी मालूम है, डिफरेंस नहीं है। अब टूवर्ड्स द एंड आपको एक्सपेक्टेशन क्लियर करना है कि कितने टाइम का काम होगा, कितना रिटर्न आपको आएगा, रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। जैसे क्रिएटिव बना के देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुकान के अंदर का वीडियो शूट करवा के देना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मेरे को ये नहीं कहना कि मैं दुकान के अंदर का वीडियो भी शूट करूं। अगर मैं दुकान के अंदर का वीडियो शूट करूंगा सर, उसके लिए मेरे को अलग से फोटोग्राफर लेके आना होगा, उसका अलग खर्चा होगा,
ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कहा और कहा डिजिटल मार्केटिंग में आपको मेरा दुकान भी दिखाना है और दुकान का पैसा आपने दिया नहीं वीडियो का, वो तो नुकसान हो जाएगा ना सर। तो सब कुछ एक्सपेक्टेशन क्लियर होगा। पेमेंट टर्म्स 50% एडवांस और 50% जैसे ही आपका काम शुरू होगा। आपका काम खत्म होगा तब बाकी का पेमेंट करोगे, ऐसा नहीं होता है सर। क्रिएटर को पैसा देना पड़ता है एडवांस में, फोटोग्राफर को पैसा देना होता है एडवांस में, ग्राफिक डिजाइनर्स को पैसा देना होता है एडवांस में। फेसबुक जब डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन करते हैं, गूगल जब डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन करते हैं तो पैसा एडवांस में काट लेता है। तो सर पैसा 50% अभी एडवांस देना होगा और जैसे ही आपका काम शुरू हो जाएगा बैलेंस 50% एडवांस का जो बचा हुआ है वो आपको देना होगा। तो ये सारे टर्म्स कंडीशंस आपको क्लियर करने हैं। और एक चीज, टर्म्स कंडीशंस क्लियर करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि क्लाइंट के साथ झगड़ा हो जाए। कोलैबोरेशन के साथ काम करना है, क्योंकि काम छोटा नहीं है। काम 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा, तो क्लाइंट आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। और एक बात बताऊं, क्लाइंट ना हमेशा आपको ट्राई करता है पहले। जब आपको पहले ट्राई करेगा, 1 महीने 2 महीने में जब अच्छा रिजल्ट आएगा ना, क्लाइंट आपको और ज्यादा टॉपअप कर देगा। 50,000 रुपये महीने का क्लाइंट भी मैंने देखा है जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना पे कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप उसके साथ चलेंगे, कोलैबोरेट करके चलेंगे। कैसे कोलैबोरेट करेंगे? उसको डेटा देते रहेंगे, उसके साथ फॉलो अप करते रहेंगे, उसके साथ मीटिंग करते रहेंगे और हर बार कोई ना कोई एक्शन लेते रहेंगे, या तो क्रॉस सेलिंग का या तो अप सेलिंग का। ये एक छोटा सा शॉर्ट ग्लिम्स आप समझ लीजिए। एक छोटा सा एक बेसिकली ब्रांडिंग के ऊपर अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो ब्रांड कंसल्टेंसी के तौर पे मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया है। इन केस अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज 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 फील फ्री